चलिए, बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की क्लास में आप सभी का, लाइव क्लास में। और यूट्यूब पर जो सुनेंगे उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। वॉइस क्लियर है मेरी? एक बार बता दीजिए फिर से। यस मैम। यस मैम। स्क्रीन भी बताइएगा, प्रेजेंट हो रही है। यस मैम, दिखाई हो दे रही रही है है। सबको? जी मैम। ओके, थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज हमारा मेन क्या रहेगा टॉपिक? एनवायरमेंटल इश्यूज पार्ट 1। जितना भी आज हम पढ़ लेंगे इसमें, तो वो आज हमारा पार्ट 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे? ये थोड़ा सा हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में, इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पढ़ा था ना ये हमने कि क्या होता है स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर प्रदूषण। पढ़ा था ये हमने? किसी को याद आ रहा है? हाँ मैम, यस मैम मैम, पढ़ाया पढ़ा था। है। हाँ, हाँ जी। क्या पढ़ा था इसमें? क्या थे ये टर्मिनोलॉजीज? स्थानीय का क्या मतलब हो गया, क्षेत्रीय का क्या मतलब हो गया? इसको बताया था ना एग्जाम्पल देके कि स्थानीय को आप एकदम लोकल, जहां आप रह रहे हो बिल्कुल वही वाली जगह, चाहे वो गांव हो, गांव एकदम रीजनल वाली बात जहां आ जाती है, चाहे गांव हो या नगर निगम हो, इसको आप ऐसे बिल्कुल हमारा लोकल एरिया। फिर क्षेत्रीय की अगर बात करें तो क्षेत्रीय में आपके शहर आ जाएंगे। और या फिर हम अपने ऐसे भी देख रहे थे हम इनको कि शहर नंबर 1 पे, स्थानीय में शहर देख लिया हमने या गांव देख लिया। इसके बाद में यहाँ पे हमने क्या देख लिया? कंट्री देख ली। क्षेत्रीय में हम कंट्री को कंट्री से रिलेट कर सकते हैं, और उसके बाद में वैश्विक लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर बात आ जाएगी। तो कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पर। और अगर छोटे लेवल पे देखें तो यहाँ से मान लीजिए गांव आपके रिलेट कर लीजिए, यहाँ पे आपके जो नगर निगम होते हैं, नगर निकाय होते हैं, म्युनिसिपालिटी जो होती है, म्युनिसिपालिटी। और वर्ल्ड लेवल पर पूरे वर्ल्ड की बात होती है। तो इनको हम कुल मिला के अलग अलग जोन में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं। किस लिए? ताकि जैसे एग्जाम्पल दिया था ना कि मोदी जी दिल्ली में बैठ के कन्याकुमारी के लिए स्कीम नहीं बना सकते कि वहां पर क्या प्रॉब्लम चल रही है, वहां क्या इश्यूज हैं, उनके लिए वहां से बैठकर डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वहां जो लोकल व्यक्ति बैठा हुआ है वही वहां के बारे में कुछ ना कुछ डिसाइड कर सकता है, बता सकता है, प्लानिंग कर सकता है। इसलिए इनको हम टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रायः प्रायः पर्यावरणीय समस्याएं, पर्यावरण निम्नीकरण व तीव्र जनसंख्या वृद्धि। ये फिर बहुत भारी हो रहा है, छोटा ले लेते हैं, पेन ही ले लेते हैं, पेन बहुत ज्यादा पतला हो जाता है। वृद्धि के फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में उपभोग वृद्धि के कारण जन्म लेती हैं। इतनी आप तो इतनी उसमें मत उलझिए, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा लाइन में। सरल शब्दों में ये याद रखना है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहां हमने क्या किया, और उसका मतलब जैसे हम कोई ऐसे क्षेत्र होते हैं, ऐसे रीजन होते हैं जहां पे मान लीजिए माइनिंग का काम चल रहा है, खदानें हैं, कोयले की है, तांबे की है, यानी कॉपर की है, इस टाइप से किसी भी टाइप की कोई माइन है, वहां पे माइनिंग का काम चल रहा है। तो वहां से क्या कर रहे हैं, हम उनको निकालते जा रहे हैं, मिनरल्स को निकालते जा रहे हैं, और धीरे धीरे हम उनको क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनको खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि वो तो सालों में बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि रोज आज हमने खर्च किया तो फिर से तैयार है, फिर हमने बना लिया। तो किस तरह से जो नेचुरल रिसोर्स है हम उनको कैसे यूज कर रहे हैं डेली, और उनके उपभोग के कारण, मतलब उनके कंज्यूम के कारण, आ, उनका कंज्यूम क्यों हो रहा है, हमारी जो जरूरतें हैं उसके कारण उनका कंजम्पशन जो है, कंज्यूम करने की जो है कहना चाहिए मात्रा, है ना, जो भी हमारी जरूरत है उसके हिसाब से उनकी हम जो उपभोग कर रहे हैं, उनको खर्च करते जा रहे हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है वो भी। समझ पा रहे हैं जो कहना चाह रही हूँ? समझ में आ रही है बात?
यस मैम। यस मैम। ठीक यस है, मैम, यही। थोड़ी थोड़ी हाँ इंग्लिश भी चल जाए तो, जैसे कि कुछ कुछ वर्ड्स आ जाए इंग्लिश के भी। हाँ, आपको जहां भी प्रॉब्लम लगे ना, जो भी शब्द समझ में नहीं आ रहा है हिंदी वाला, वो आप पर्टिकुलर वर्ड ही पूछ लीजिए एकदम से। ऐसा, हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, जैसे नहीं आ पाता है एकदम से, मैं खुद भी सोचती हूँ कि कहाँ कौन सा आ सकता है, लेकिन एकदम अगर नहीं आ पा रहा है तो आप पर्टिकुलर वर्ड पूछ लीजिए, है ना। जैसे कि कि ये मैम, सब जनसंख्या, कौन सा? तीव्र जनसंख्या, तीव्र जनसंख्या मतलब बहुत तेजी से बढ़ जाना, इंक्रीज जो हो जाती है ना, वृद्धि। पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन, जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन। बहुत तेजी से जो पॉपुलेशन बढ़ती है, इंक्रीज, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तेजी से, वही है यहाँ पर। मैम, ठीक है। परोक्ष रूप एक बार बताएंगे? इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप का मतलब होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष मतलब हो जाता है डायरेक्ट, और परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट। ठीक है। जी मैम। आगे। उपभोग मैम, जी। उपभोग। उपभोग मतलब कंज्यूम, बता रही हूँ ना, ये कंज्यूम होता है इसका मतलब। हम जो मतलब अपने लिए यूज कर ले रहे हैं जो चीज, जैसे एक हमने हमारा कौन से 12 नंबर पे था ना, कंज्यूम जो हम कर रहे हैं उसकी उतना ही हम प्रोडक्शन करें जितना हम उसको कंज्यूम कर पाए, मतलब खर्च कर पाए जितना हम उसको यूज कर पाए। कहीं ना कहीं ये मीनिंग आएगा। कंज्यूम इंग्लिश में होगा और हिंदी में उपभोग होगा। क्लियर है? यस मैम। मतलब अच्छे से क्लियर है कि बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं आया तो भी और कोशिश करेंगे उसको। नहीं मैम, ठीक है। ठीक है, यस आगे मैम। बढ़े। पर्यावरणीय मुद्दे यानी एनवायरमेंटल इश्यूज हमारे आसपास के वातावरण में, मतलब हमारे जो सराउंड में होने वाले अवांछनीय मतलब अनवांटेड जो भी चेंजेस होते हैं उसकी कैटेगरी में आते हैं। और स्थानीय स्तर पर मतलब लोकल या रीजनल लेवल पर क्या होता है, इसमें इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? सॉइल पॉल्यूशन, जल जनित रोग मतलब वाटर जनरेटेड डिजीज, और वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना प्रमुख है। मतलब जो भी हमारे फॉरेस्ट की जितनी भी स्पीसीज हैं, प्रजाति मतलब स्पीसीज जितनी भी हैं फॉरेस्ट में रहने वाली, वो सब क्या हो रही हैं? गायब होती जा रही है हमारी। धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके एडाप्टेबल कंडीशंस नहीं बचती है, तो वो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त होने लगती है, खत्म होने लगती हैं। और हमको फिर क्या होगा, वो रेयर की धीरे धीरे पहले जब खतरे में पड़ती है तो उनको एक फॉरेस्ट की अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उसमें होती है एक रेयर होती है, और एक रेड जोन में होती है कि जो बहुत ही संकट की स्थिति में, मतलब जो बिल्कुल ही बहुत ज्यादा हार्मफुल कंडीशन में है कि कभी भी समाप्त हो सकती है। ऐसे करके अलग अलग कैटेगरीज में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है डिवाइड करता है। तो पहले इन कंडीशंस में आती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि नहीं बचा पाते हैं, कुछ कंजर्वेशन नहीं कर पाते, उनको सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, तो धीरे धीरे फाइनली वो क्या होता है, खत्म ही हो जाती है। तो ये विलुप्त नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है, ये विलुप्ति है ना। विलुप्ति की कगार पे पहुंच जाते हैं, मतलब खत्म होने की कगार पे पहुंच जाते हैं, खत्म होने वाली कंडीशन में आ जाते हैं। ये आएगा विलुप्त, विलुप्ति, ऐसा आएगा। इतना क्लियर है सभी को? जी मैम। हाँ। यस मैम। फिर आगे क्या आएगा, क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़। अब ये भी हमारे रीजनल लेवल पर चल रहा है, लोकल लेवल पर चल रहा है। नदियों के किनारे गांव बसे होते हैं, तो वहां पे जैसे बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, सुना होगा किसी ने? किसी ने सुना है? यस नहीं, मैम। किसको मैम कहा? सुना है उसका कोसी नाम। नदी मैम। वेरी गुड। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस नदी में हर बार बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में हर बार वहां पे ये फ्लूड वाला प्रॉब्लम होता ही है, बाढ़ आती ही है वहां पर। क्योंकि कुछ नदियां ऐसी होती हैं, या उनका क्या होता है, गहराई नहीं होती उनमें, तो जब गहराई नहीं होती तो क्या होता है, जल्दी भर भी जाती है, जैसे ही थोड़ा पानी आया भर भी जाएंगी, और जैसे ही बारिश गई तो जल्दी ही सूख भी जाएंगी। तो यहाँ पे क्या होता है
कि पर्याप्त, ऐसा नहीं, अगर खूब अच्छी नदी है, बहुत गहरी नदी है, तो क्या होगा, उसमें बारिश आएगी तो पानी भर जाएगा और पूरे साल का काम हमारा चलता रहेगा। लेकिन ये नदी ऐसी है कि बहुत गहरी नहीं है, तो बाढ़ तो जल्दी आ जाती है, मतलब भर भी जल्दी जाती है और बाढ़ आ जाती है। और जैसे ही बारिश का मौसम जाता है तो सूख भी जल्दी जाती है। तो दोनों ही तरह से फायदा कुछ नहीं पहुंचा रही है, नुकसान ही नुकसान कर रही है। इसलिए इसको क्या है, शोक भी कहते हैं। बिहार का मतलब दुख देने वाली है, तो शोक कह दिया उसको, शोक नाम दे दिया। ऐसे ही सूखे की कंडीशन हो जाती है, मतलब वर्षा नहीं होती है। ऐसे कई क्षेत्र होते हैं पूरी अर्थ में कि जहाँ पे लंबे लंबे समय तक सूखा पड़ता है, बारिश नहीं होती, तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड चेन जो है वो आगे ही नहीं बढ़ेगी एक के बाद एक। क्योंकि जब तक जो जो चीजें चाहिए हैं वो सारी चीजें नहीं होंगी तब तक फूड बन नहीं सकता है। अकेला सन का जो लाइट है वो काम नहीं करेगी, अकेले पेड़ पौधे काम नहीं करेंगे, अकेला वाटर, सब चीजों का होना जरूरी है तभी। तो ये सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए सूखा अगर है मतलब पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है। चक्रवात का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कई बार ऐसी हवाएं चलती हैं जो पूरा कचरा हम देखते हैं कि जिस ऐसा गोल 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 पूरा ऊपर तक उठ जाता है, उसी को बोलते हैं बवंडर या चक्रवात। देखा है किसी ने? यस मैम। यस मैम। वो भी मैम इसमें आता है। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन भी यही होता है, एग्जैक्टली हाँ। आपने इंग्लिश में सही वर्ड यूज किया है, साइक्लोन बोलते हैं उसको। और मैम टॉर्नेडो? ये थोड़ा सा स्वरूप चेंज हो जाता है, अलग अलग, बस चीजें वही हैं उनकी, कहना चाहिए हार्डनेस के अकॉर्डिंग उनका नाम चेंज हो जाता है। और मैं थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन और अलग से आपको बता दूंगी। जी मैम। अब ये है एसिड रेन और तेल रिसाव। मतलब तेल रिसाव भी समझाया था ना उस दिन की, समुद्र की सतह पर जो ऑयल फैल जाता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, तो उससे क्या होता है, वाटर में फिर ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। वाटर के अंदर जो स्पीसीज है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो वो सब क्या होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इन सब के कारण क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। फिर क्या होता है वैश्विक स्तर पर, अब क्षेत्रीय स्तर पर बात कर ली हमने, लोकल लेवल पर बात कर ली, अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें, वर्ल्ड लेवल पर, वैश्विक स्तर पर मतलब वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, पूरा पॉल्यूटेट हो जाती है, पॉल्यूशन उसमें क्रिएट हो जाता है बायोडाइवर्सिटी में। कैसे होती है, हमने 13 नंबर का पढ़ा और उसके बाद 14 और 15 नंबर का पढ़ा, सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कि अगर 12 नंबर में क्या था, उपभोग की जितनी जरूरत है, मतलब कंज्यूम जितना होना है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, हम उसको एनवायरनमेंट में फेंक देंगे, यूज नहीं हो रही है चीजें, तो वो क्या होगा, बेकार चीजें फिर पॉल्यूशन क्रिएट करेंगे। वो पॉल्यूशन क्या होगा, 13 नंबर पे बायोडाइवर्सिटी में जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी में क्या है, सारी चीजें बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा, हर एक चीज है, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, वो सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। सॉरी, जितनी भी बायोटिक है वो सब बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो जो फूड चेन है, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ये खुद विषाक्त था, इसमें केमिकल मिले हुए हैं, पौधों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियल बनाने के लिए हमने खूब सारे इसमें केमिकल डाल दिया। केमिकल जो कंपोज क्या होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, वो हमने डाल दिए इसमें। फिर इसको खा लिया, फर्स्ट जो कंज्यूमर है उसने खा लिया, सेकेंडरी कंज्यूमर ने खा लिया, तो पूरी की पूरी चेन कैसी हो रही है, टॉक्सिक हो रही है। ऐसे ये सारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है, इससे प्रदूषित हो गई, मतलब पॉल्यूटेट हो गई। फिर वायु भूमंडलीय तापन ही आएगा, ये नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा आना था। भूमंडलीय मतलब जो हमारा अर्थ है,
हम देख रहे हैं ना लगातार, अब तो हम कई सालों से देख रहे हैं कि लगातार जो है टेम्परेचर में वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है। जहां का जितना रहता था टेम्परेचर नॉर्मल, अब वो नॉर्मल टेम्परेचर ही बढ़ गया। अब जैसे जो जो अर्थ के एकदम मिडिल वाले, जैसे अर्थ मान लीजिए, ऐसा अर्थ का हम अगर शेप देखें, इक्वेटर पे जो एकदम मध्य में है, बीच में जो सेंटर में है जोन, इक्वेटर इसको बोलते हैं, जहां सनरेज एकदम सीधी पड़ती है। ये कैसा होता है? ये तो गर्म होता ही है क्योंकि यहाँ सनरेज पड़ती हैं, बहुत ज्यादा गर्म एरिया है। लेकिन इसके अलावा यहाँ के जो एरिया था, यहाँ पे कैसा रहता था, मान लो कम टेम्परेचर थोड़ा रहता था, लेकिन अब जैसे मान लेते हम कि यहाँ पे 70 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम यहाँ पे मान ले 15, जो ध्रुवीय है ना, पोलर जोन जो है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ना, वहां पे हम मान लेते हैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, एक नॉर्मल इसकी कैटेगरी दे दी। लेकिन अब ये नॉर्मल चेंज होके क्या हो गया है, अब ये हो गया यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बढ़ के 50 डिग्री पहुंच गया। तो ये कितनी मतलब खराब कंडीशन हो गई है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है, हमने जो एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ करी है, हमने, अभी हम आएंगे आगे, जो हम वायु अपना कौन सा एयर पोल्यूशन जो पढ़ेंगे ना, उसमें क्लियर हो जाएगी ये चीज कि क्यों हो रहा है, ये जो भूमंडलीय तापमान क्यों बढ़ रहा है। ये इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि जो गैसेज हैं, कुछ गैसेज ऐसी हैं जैसे कि CO2, वो क्या करती है, सन की रेज को, जो है अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको आने तो देती है, लेकिन वो जितनी आती है पूरी की पूरी वापस नहीं जा पाती है रिफ्लेक्ट होके। तो वो जब बच गई यहाँ पे, अब यही बच गई है, तो यहाँ के टेम्परेचर को वो क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए हमेशा आप सुनते होंगे कि जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, कॉप होते हैं, उनमें यही बात की जाती है, CO2 का प्रोडक्शन क्या है, कम किया जाए, कम किया जाए। यही पढ़ा है ना हमने पहले भी, कहीं ना कहीं कॉप में ये सुना है सभी ने। यस मैम। क्लियर है इतना? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैम जी, एक बार और जी, एक बार और एक बार और समझा दें ये चीज, क्या क्या समझना है दोबारा से बताइए। मैम, बस वो लास्ट पॉइंट। लास्ट वाला, तो लास्ट वाला मतलब ये वाला जो मैं बता रही थी कि टेम्परेचर जो है तेजी से बढ़ रहा है अर्थ का। आपने सुना होगा कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं। उसका कारण क्या है कि कुछ गैसेस होती हैं जो क्या करती हैं, सन से क्या होता है, सन से बहुत सारी रेज निकलती हैं, सनरेज बोलते हैं ना जिनको, उसमें से एक होती है अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज भी बोलते हैं इनको। और बहुत दो तरह का होता है। सनलाइट जो होती है दो तरह की होती है। एक होती है जो हमको दिखाई देती है, उसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश। इंग्लिश में अभी नहीं ध्यान आ रहा है उसको क्या बोलते हैं। और एक होता है अदृश्य प्रकाश। तो ये जो रेज होती है ना, ये आती है हमारी अदृश्य में, मतलब जो दिखाई नहीं देती है, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं इनको। और जो हम कलर देखते हैं ना रंगीन, कई इंद्रधनुष में हमको कई बार दिखाई देते हैं अलग अलग रंग में, वो क्या हो जाता है, दृश्य प्रकाश में आता है। तो वो तो ठीक है जो दिखाई देता है दृश्य में जो आता है, लेकिन ये जो होती है बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। अल्ट्रावायलेट रेज या एक्स रेज होती हैं, अलग अलग तरह की सूर्य से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, जो अगर पृथ्वी पर पड़ती हैं और अगर हम उनके टच में आते हैं, तो आपने स्किन कैंसर का नाम सुना होगा। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो स्किन कैंसर के लिए जिम्मेदार होती है, उसको बढ़ा, मतलब उसको ये इनसे वो हो जाता है। तो एक ओजोन लेयर होती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, वो इनको रोक लेती है। लेकिन कुछ जैसे अब ओजोन लेयर में भी छेद हो गए तो आती जा रही है रेज, और सूर्य का प्रकाश है एकदम उसको पूरा रोका भी नहीं जा सकता है।
तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। ये जो भूमंडलीय तापन है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी हम इसको समझेंगे आगे। तो क्या होता है, फंडा ये है, मान लीजिए CO2 का नाम तो सुना ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सभी ने, ये ऐसी गैस मैम है। भूमंडलीय तापन को आपने पहले ग्लोबल वार्मिंग का बताया था। हाँ, वही है भूमंडलीय तापन, मतलब ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का जो गर्म होना, तापमान जो बढ़ रहा है, उसी की बात हो रही है। CO2 और ऐसी जल वाष्प जो होती है, वाटर वेपर जो होती है वो, और भी ऐसी गैसें हैं, मीथेन है, वो सब क्या करती हैं, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में इन सबको। 6 गैस होती है ये क्या करती हैं कि सन की जो रेज होती है पृथ्वी पे आ गई वो, तो ये एक लेयर ऐसी बना देती है, ये CO2 या ये जो दूसरी गैसें हैं ऐसी रेज बना देती है, एक पर्दा सा बना देती है, कि जिससे ये रेज अंदर तो आ गई, सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं या गर्म अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज अलग हो गई है, सॉरी, इंफ्रारेड जो होती है अवरक्त किरणें उनको बोलते हैं। इंफ्रारेड जब अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन जितनी आई, मान लीजिए यहाँ से इतनी सारी आई है, लेकिन ये जो गैस के कारण लेयर है ना, कुछ ऐसा फंडा है कि वो वापस पूरी नहीं जा पाती है, जितनी आई थी उसमें से कुछ वापस जाती है, बाकी यहीं रह जाती हैं। अब चूंकि अवरक्त किरणें हैं तो वो गर्मी बढ़ाती हैं, गर्म टेम्परेचर को बढ़ाने का ही काम करती हैं, इसलिए जो है वो पूरी अर्थ का क्या है, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसलिए हमेशा ये कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस जो जलवायु परिवर्तन पे या क्लाइमेट चेंज पे या बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, उनमें यही कहा जाता है, एक टारगेट डिसाइड किया जाता है कि CO2 का प्रोडक्शन कम से कम करें हम लोग। एक जैसे मान लीजिए अभी हम इतना कर रहे हैं, 1.5 मिलियन पर ईयर कर रहे हैं, तो हमने एक टारगेट डिसाइड कर दिया कि 2030 तक इसको हमको 0.5 पर 0.5 मिलियन पर ईयर पे लेके आना है इसको हमको, ऐसे कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं। यानी बात हमेशा यही होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, यूज, कंज्यूम करना हमको क्या करना है, कम करना है, तब जाके हम इस टेम्परेचर को जो मतलब तेजी से बढ़ता जा रहा है, पूरी नहीं तो क्या होगा, एक दिन पृथ्वी बहुत ज्यादा गर्म होके फिर से एक आग का गोला। आप में से जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा पृथ्वी कैसे बनी, किसी को पता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। सन के बारे में तो पता है ना, सन क्या है, एक आग का गोला है, और जितने भी तारे हैं या दूसरे ग्रह हैं या हमारी अर्थ है, अर्थ क्या है, पृथ्वी क्या है, एक ग्रह कहलाती है। ग्रह मतलब, ग्रह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लैनेट, एम आई राइट, प्लैनेट बोलते हैं। Yes, हाँ ma'am. हाँ मैम। हाँ, तो ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी इन सबको हम सोलर फैमिली बोलते हैं। क्यों? मैम क्योंकि सौर मंडल बोलते हैं सबको। सौर मंडल बोलते हैं या सौर परिवार के सदस्य भी बोलते हैं। हाँ। ये सौर, हर जैसे आपके परिवार में एक मुखिया होता है, ऐसे ही ये सौर परिवार का, सौर मंडल का मुखिया, घर का मेन व्यक्ति कौन है, सन है। जब बहुत पहले की बात है, सन से एक आग के गोले के रूप में अलग होके ये पृथ्वी बनी है। कैसे? अब पहले क्या था, आग का गोला थी ये हमारी पृथ्वी, इस पे क्या हुआ, गैसें थी बहुत सारी, वो गैसें क्या होती थी, बाहर निकलती थी, और बादल, हमें ये तो पता ही ना बारिश कैसे होती है, सन की रेस पड़ती है पानी पे, भाप बन के उड़ जाता है पानी, बादल बन जाते हैं, फिर बरस जाते हैं। तो यहाँ पृथ्वी पे भी ऐसे ही होता था कि ये जो रेज है इनसे बादल बनते थे, जैसे ही किसी चीज से टकराते थे, ये टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज होता था तो ये वापस बरस जाते थे। तो सालों तक, कई वर्षों तक ये प्रोसेस चलती रही। तो
क्या होता था उस पृथ्वी पे, जैसे हम गर्म तवे पे कुछ पानी का छींटा पड़ जाता तो कैसा होता है, वो एकदम छुनने से बच के गायब हो जाता है पूरा पानी। ऐसा ही इस पृथ्वी पे होता रहा बार बार कई सालों तक कि ये पानी के बादल बनते रहे, पानी बरसता रहा, तब जाके ये ठंडी हुई और इस पे फिर जगह जगह जो पानी भर गया और सबसे पहले जो पानी में ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पहली बार जो है वो पानी में ही हुआ, सबसे पहले बना। तो अगर हम इसी तरह से टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाए, हमेशा ये लगातार बढ़ता रहा, तो क्या होगा, हमारी जो पृथ्वी है फिर से वो क्या हो जाएगा, जैसी थी पहले आग का गोला वैसी ही बन जाएगी दोबारा से। इसलिए हमको यहाँ पे इस चीज को, भूमंडलीय तापन को या ग्लोबल वार्मिंग को लिया है, ओजोन प्रदूषण इसमें लिया है, ये जो यूवी रेस है इसका संबंध ओजोन लेयर से है। ये हम सब चीजें आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस ग्लोबल वार्मिंग समझ में आ गया ना क्या है, क्लियर है? यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था। मैम जैसे इसमें लिखा है ना, प्रजातियों का विनाश होना प्रमुख है और स्थानीय स्तर में भी प्रजातियों का विनाश है, तो मैम उसमें जो प्रजातियों का विनाश है मैम वो भी तो वर्ल्ड के उसमें ही आएगा ना, वर्ल्ड प्रॉब्लम में। देखिए, पहले शुरुआत कहाँ से होती है, जहां हम हैं वहीं से होती है हर चीज की शुरुआत। इसको ऐसे ही चलिए आप कि पहले वो बच्चा नर्सरी में है, फिर बच्चा कहाँ आ जाता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा मिडिल में आ जाता है, फिर उसके बाद में हायर एजुकेशन में। तो ये बढ़ रही है चीजें, मतलब आएंगी सब एक दूसरे के अंतर, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, जो आप रीजनिंग में पढ़ते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग में, ऐसे कि ये इसकी अपनी प्रॉब्लम है जो भी है, लेकिन वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, सब चीजें एक दूसरे से रिलेट है। लेकिन हम सबसे पहले कहाँ देख पाते हैं, जहां तक हमारी नजरदारी अपने आसपास, सबसे पहले शुरुआत वहीं से होती है। सब चीजें एक दूसरे से रिलेट भी हैं और जुड़ी हुई भी हैं, आती भी। वर्ल्ड लेवल पे कब बात करी जाएगी, जब बहुत ज्यादा, जैसे कोरोना आया, कोरोना जब तक थोड़े छोटे एरिया में था तब तक उसको इतना महत्व नहीं दिया गया। लोगों ने कई समय तक तो ये सोचा कि ऐसे मैसेज तो आते ही रहते हैं, मैसेज के थ्रू जब जागरूकता, अवेयरनेस लोगों को दी जा रही थी, अवेयर किया जा रहा था, तो कई लोगों ने मैसेज डिलीट कर देते थे। इवन मैं खुद भी, क्योंकि मैं इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, लेकिन बाद में जब देखा न्यूज में कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, तब समझ में आया। तो ऐसे ही होता है कि जो जब बड़े लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे कोई चीज का पहुंच गई, जब ज्यादा लोगों को पूरी दुनिया में किसी पूरे वर्ल्ड को कवर कर लिया, तब वर्ल्ड लेवल में वो आएगी। कोई छोटे, जब तक पहले गांव में, एक गांव से प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे चीन से निकली वो चीज, चीन के पहले एक गांव से या एक शहर से निकली, जब तक वो वहां थी तब तक वो रीजनल कहलाएगी या लोकल कहलाएगी। फिर उसके बाद वो पूरे चीन में फैल गई तो क्या हो गई, और चीन में जाके वो नेशनल लेवल की हो गई या क्षेत्रीय हम उसको बोल दें। फिर उसके बाद में उसने पूरे दुनिया को ही कवर कर लिया, तब वो क्या कहलाएगी, वर्ल्ड लेवल की कहलाएगी। कवर सबको कर रही हो, ठीक है? क्लियर है? ओके यस मैम। हाँ मैम। चलिए आगे बढ़े हम। अब ये थोड़ा सा हमने प्रदूषण की भी देख लिया था कि किस किस टाइप के प्रदूषण होते हैं। इसमें सारे पॉल्यूशन आ रहे हैं, सारे पॉल्यूटेंट भी आ रहे हैं, हमारे एयर है, वाटर है, सॉइल है, और कौन सा है, कितने टाइप के, कौन सा, नॉइस, नॉइस। नॉइस पोल्यूशन। अभी इसमें आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा ऐसे नॉइस पोल्यूशन, लेकिन क्या, कैसे आप गैस कर लेंगे कि यहाँ नॉइस पोल्यूशन कहाँ से आ रहा होगा? मैम फैक्ट्री से। फैक्ट्री से, एग्जैक्टली, वेरी गुड। फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कारखाने, उनमें बड़े बड़े मशीन्स होती हैं, वो बहुत ज्यादा शोर करती हैं, तो उससे नॉइस पोल्यूशन भी होता है। ये सारे प्रदूषण हमने देखे थे। प्रदूषण की परिभाषा सरल शब्दों में हमने समझ ली थी, डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, कि जिन जिन चीजों से कोई एक बड़ी चीज मिलके बन गई है,
उसके जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं, नेचुरल उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उसमें अगर किसी भी टाइप का चेंज लाया जाए या आ जाए हमारी किसी भी एक्टिविटी से, तो वो चीज क्या है, उसने अपना मूल स्वभाव खो दिया, उसने अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स खो दिए, उसमें क्या हो गया, वो गड़बड़ हो गई। तो वही क्या है, पोल्यूशन है। अब इसको अगर हम लिखे हुए की शब्द जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसमें देखें तो क्या लिखा है, पर्यावरण के अजैविक मतलब एबायोटिक घटकों के भौतिक मतलब फिजिकल एंड रासायनिक मतलब केमिकल और जैविक गुणों में मतलब बायोटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाला ऐसा अनावश्यक मतलब अनवांटेड चेंज जिससे जीवन एवं जीवन के मतलब जीवन यानी यहाँ पे लाइफ है, लाइफ और लाइफ सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वही क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। आपने मेन चीज ये याद रखिए, क्या क्या चेंज हो जाता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी चीज की, चाहे वो वाटर की हो। जब वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो उसके क्या क्या चेंज हो गए, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नॉर्मल वाले चेंज हो गए, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया, तो वो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। इन्हीं चीजों में एयर की, इन्हीं 3 चीजों में अगर चेंज आ गया तो वो एयर पोल्यूशन, और सॉइल की भी इन्हीं चीजों में अगर चेंज आ गया तो वो क्या हो जाएगा, सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। नॉइज पोल्यूशन में थोड़ी सी कंडीशन अलग है, वहां पर हमारी सुनने की जो एक कैपेसिटी है उसकी एक लिमिट है कि इसके बाहर और इसके मतलब एक क्राइटेरिया है कि इससे कम, इधर मान लीजिए कम है, इससे कम नहीं सुन सकते और इससे ज्यादा नहीं सुन सकते, वो होता है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। हर्ट्ज में नापते हैं ध्वनि की तीव्रता को 20,000। अगर इससे एक भी ज्यादा हुई तो वो शोर की कैटेगरी में जाएगा, नॉइस की कैटेगरी में जाएगा, उसको हम सुन नहीं पाएंगे। और इससे कम है तो वो भी हम नहीं सुनाई देंगे, हमें सुनाई नहीं देगा। हमारे जो सुनने की एक क्राइटेरिया है वो ये है, वो नॉइस पोल्यूशन में आ जाता है। इससे कम या ज्यादा होता है तो वो नॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये नुकसान नहीं करेगा, कम है तो नुकसान कौन करेगा, ये करेगा। इससे ज्यादा जो है वो नुकसान करेगा और वही पॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है इतना, आगे बढ़े। यस मैम। अब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अभी हमने पॉल्यूशन देखा, पॉल्यूशन क्या होता है। अब पॉल्यूशन फैलाता कौन है, पॉल्यूशन होता किससे है, उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स या हिंदी में प्रदूषक। एक जैसे शब्द है, प्रदूषण जो हो रहा है, प्रदूषक जिससे हो रहा है, पॉल्यूशन जो हो रहा है, पॉल्यूटेंट्स जिससे पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसे सभी भौतिक अथवा रासायनिक पदार्थ, भौतिक रासायनिक क्लियर है ना, बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा, फिजिकल और केमिकल पदार्थ मतलब मैटर, जो किसी इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की सामान्य संतुलन की स्थिति में नकारात्मक रूप से परिवर्तन लाते, मतलब नेगेटिव, जो बैलेंस वाली कंडीशन है उसको नेगेटिवली क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। विभिन्न आधारों पर इन्हें हम विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं, अलग अलग बेसिस पर इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे पहला क्या हो गया, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर, मतलब बेसिस ऑफ, इनका जो ओरिजिन सोर्स है, आप नोट करते चलिए, यहाँ पे इंग्लिश नहीं हो पाई है जिस चीज की, आप कॉपी में नोट कर लीजिए। बेसिस ऑफ ओरिजिन सोर्स मतलब जहां से ये बन रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं,
उसके आधार पर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन सा? नेचुरल पॉल्यूटेंट, और दूसरा होता है मानव जनित, यानी कि ह्यूमन जनरेटेड, या फिर इसको आप बोल सकते हैं आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं। जो भगवान ने चीज नहीं बनाई है, हमने बनाई है, इंसान ने, उसको सबको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल बोला जाता है। तो आप आर्टिफिशियल भी बोल सकते हैं पोल्यूटेंट्स। फिर अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट यानी अवस्था। अवस्था कैसी होती है? ठोस, द्रव, गैस, 3 तरह की, मतलब ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 टाइप की स्टेट होती है किसी भी चीज की। इनके आधार पे बात करें तो ये पॉल्यूटेंट्स भी ऐसे 3 टाइप के होते हैं स्टेट के आधार पे। और फॉर्म, स्वरूप, कोई कैसा है, उसके आधार पे 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर निस्तारण की प्रकृति, मतलब वो बाहर कैसे जा रहे हैं, मतलब उनका फाइनली निपटान कहना चाहिए, डिस्ट्रॉय कैसे हो रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पे कैसे होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। पॉलीथीन किस में आएगा? बताइए। नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका एकदम सही आंसर है। क्लियर है इतनी चीजें? किस किस के बेसिस पर कितने कितने टाइप के होते हैं पॉल्यूशंस? जो ओरिजिन सोर्स है उसके अकॉर्डिंग कितने होते हैं, कितने टाइप के? बताइए। सबसे पहला वाला, मैम 2। हाँ, कौन कौन से? प्राकृतिक और मानव जनित। प्राकृतिक और मानव जनित। ठीक है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल। और स्टेज स्टेज के आधार पर 3 टाइप्स। 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, और गैस। लिक्विड, गैस। और फॉर्म के आधार पर 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वेरी गुड। और फिर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, यही है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब कि जो आजकल देखते हैं ना, जो कचरे की गाड़ी आती है, गाड़ी वाला आया जरा कचरा निकाल, क्या बोलता है? सूखा कचरा अलग, गीला कचरा अलग। क्यों बोलता है वो? बताइए। इसी के कारण बोलता है कि जो बायोडिग्रेडेबल है वो उसको अलग ले जाएंगे, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग तरह से ट्रीटमेंट देंगे और उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज में लेके आएंगे। क्लियर है इतना? मैम निस्तारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निस्तारण को अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी मैं, देख के बताना पड़ेगा। ये 1 मिनट रुकिए, मतलब 1 मिनट भी डिकम्पोज में भी डिस्ट्रॉय क्या? करना चाहिए। हाँ, डिकम्पोज डिस्ट्रॉय किया डिस्ट्रॉय। जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। डिस्पोजल, डिस्पोजल, हम डिस्पोजल यूज करते हैं ना, यूज एंड थ्रो, मतलब उसको खत्म हो जाए, वो डिस्पोजल करना। जैसे कई चीजें वो जहां पर जो बम डिटेक्ट करने वाली टीम होती है, वो बम को क्या कर देती है? डिफ्यूज कर देती है या डिपोज कर देती है, यानी उसको समाप्त होना, उसका कुल मिला के आप उसको समाप्त करना। और इंग्लिश का एकदम निस्तारण का एकदम वर्ड है डिपोज करना, डिस्पोज, सॉरी, डिस्पोज। ठीक है? किसने पूछा ओके था? मैम। ओके मैम, मैंने क्लियर है? पूछा था। हाँ, जी मैम। क्लियर है ना? हाँ, आगे बढ़े। यहाँ यस तक मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हमारा एयर पोल्यूशन आ जाएगा यहाँ से। कितने देर तक पढ़ने की कैपेसिटी है आप लोगों की? मैम एयर पोल्यूशन कल करवा देना। कल करवा दें? कितने यस लोग मैम। सहमत है इस बात से कि कल करवा दें? यस मैम, कल करवा दीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बताइए। यस मैम। क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे 1-2। मैम बस एक कंफ्यूजन है, आपने उस दिन ना ट्रायंगल समझाए थे मैम ना, हाँ, वो समझा दीजिए अगर ट्राइंगल, आपके टाइम। ट्राइंगल समझा देते हैं। ट्राइंगल में यही समझ लीजिए इसी स्लाइड पे।
वो ये हमने मैम आपने किस टॉपिक पे समझाए थे, ये नहीं मुझे समझ अच्छा में आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, यस मैम, वैसे मैम तो आगे मुझे की समझ में आया। पीडीएफ भी नहीं मिले। ये सब डिस्कशन अभी थोड़ी देर बाद करेंगे अपन लोग, है ना, 5 मिनट में करेंगे ये सब डिस्कशन। ट्रायंगल्स पर्यावरण प्रदूषण पर समझाए थे। हाँ, ट्रायंगल इसलिए समझे थे हमने, हम शायद वो पढ़ रहे थे बायोडायवर्सिटी, हम पढ़ रहे थे, उससे रिलेट करके हम देख रहे थे। और जो हमारा पिरामिड इसलिए पढ़ते, हाँ, इकोसिस्टम में पढ़ रहे थे। इकोसिस्टम में मेन रोल है पिरामिड का, कि इकोसिस्टम में क्या होता है, जो एक एरिया है, वहां की जितनी भी स्पीसीज होती हैं या जितने भी बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो सब उस इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं। वहां पर हम पिरामिड पढ़ रहे थे। तो ये दो तरह के होते हैं, एक सीधा पिरामिड होता है, एक उल्टा पिरामिड होता है। वही ट्रायंगल जो होता है ना, उसको पिरामिड बोलते हैं। तो वो हम इसलिए, जैसे पेड़ है, कोई बड़ा ट्री है, उसका हम अगर हम इकोसिस्टम, हर एक पेड़ का भी इकोसिस्टम हो सकता है। जहां कुछ लोग हैं वहां इकोसिस्टम हो सकता है, उन सब वहां के जितने भी स्पीसीज हैं उन सबको मिला के एक इकोसिस्टम। पॉन्ड का यानी तालाब का अपना इकोसिस्टम होता है, जंगल का, फॉरेस्ट का अपना इकोसिस्टम होता है, और एक अकेले पेड़ का भी इकोसिस्टम होता है, घास के मैदान का इकोसिस्टम। ये किस पे डिपेंड करते हैं, वहां जो हम देखते हैं ना, एक सीरीज होती है प्राइमरी कंज्यूमर, एक तो प्रोड्यूसर होते हैं यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, उत्पादक उनको बोलते हैं, और उत्पादक यानी कि बनाने वाले, उत्पादक और उपभोक्ता, ऐसे क्या बोलते हैं उत्पादक को माइंड, मतलब कई बार टंग पे रहती है चीजें, मैम वो दिमाग। प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं ना उसको, मे बी। हाँ, वो बोल सकते हैं अल्टरनेट, लेकिन बायोलॉजी की, प्रोड्यूसर मैम, प्रोड्यूसर। हाँ, तो वो होते हैं। फिर उसके बाद एक के बाद एक उनपे कंज्यूमर होते हैं। तो प्लांट में बेस कैसा होता है, छोटा होता है, मतलब उल्टा पिरामिड बनता है बड़े ट्री का। क्यों? क्योंकि नीचे वो एक है और उसके ऊपर जो है लिविंग ऑर्गन्स, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पक्षी बैठे हुए हैं ऊपर पेड़ों पे, तो पक्षियों की संख्या ज्यादा है, और उसी पेड़ पे बंदर है, तो बंदरों की संख्या कम है। साइज बड़ा है, संख्या कम है। ऐसे करके पिरामिड जो है वो सीधा। अब घास के मैदान की अगर बात करेंगे, तो घास का मैदान का कैसा बनेगा पिरामिड, बताइए। मैम सीधा बनेगा। हाँ, सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये इकोसिस्टम में हम देख रहे थे। इतना वो आपको बस माइंड में समझने के लिए ध्यान रखना है, और इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जो एनर्जी लेवल होता है, वो एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर में जाते में क्या होता है, घटता है। केवल 10% जो है एनर्जी, वो है अगले कंज्यूमर में ट्रांसफर होती है। बाकी का जो 90% है, जैसे ये भी हमने समझा था ना, कि मान लीजिए जो प्लांट की लीफ को किसने खाया, गॉट ने खाया, बकरी ने खाया, तो उसमें उसने जितनी भी एनर्जी ली, तो प्लांट ने जितना खाना बनाया था सनरेज का यूज करके, सारी चीजों का यूज करके, फोटोसिंथेसिस से जितना उसने फूड बनाया था, उससे जो एनर्जी, मतलब पूरा का पूरा पेड़ ही, पौधा ही खा गई बकरी कोई, तो उस पूरे के पूरे को खाने, उसकी जो 100% प्लांट की थी, उसमें से उसको केवल 10% मिलेगी, बाकी 90% ऐसे ही चली जाएगी ब्रीदिंग में और दूसरे कामों में। फिर अब बकरी का जो 10% है, वो जब अगला कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा बकरी को, तो उसके लिए तो वो 100% है, लेकिन उस 100% का भी क्या होगा, उसको 10% ही मिलेगा। समझ आ रही है ये बात? यस मैम। क्लियर यस है? मैम। तो ये फूड चेन पढ़ने में आती है जगह जगह, क्योंकि रिलेटेड है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी को प्रभावित कर रही है, इफेक्ट कर रही है, इसलिए ये बेसिक चीज माइंड में रहना जरूरी है। और ये जो ऊर्जा का पिरामिड या एनर्जी का जो पिरामिड है, वो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। सिंपल क्वेश्चन ये कि कैसे चलता है ये, है ना, 10% इसमें लेस होता है, मतलब 10% ही जाता है, 90% लेस हो जाता है। ये है इसका फंडा। क्लियर है? यस मैम। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन कर लें, फिर उसके बाद में
आज की क्लास को विराम देंगे। YouTube पर भी